हेलो एवरीवन। आज हम लोग बैंड ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे कि बैंड ब्रेक क्या होता है। इससे पहले हम लोग शू ब्रेक के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख चुके हैं। तो अभी हम लोग बैंड ब्रेक पढ़ेंगे कि बैंड ब्रेक क्या होता है। तो बैंड ब्रेक जो होता है वो रस्सी से या बेल्ट से बना हुआ ब्रेक है, ठीक है। इसमें हम लोग रोप, बेल्ट या फिर फ्लेक्सिबल स्टील का इस्तेमाल करते हैं बैंड ब्रेक बनाने के लिए। और ये एक्सटर्नली अटैच होता है सिलेंड्रिकल ड्रम से, ठीक है ना। एक्सटर्नली अटैच होता है सिलेंड्रिकल ड्रम से। और ये जो होता है वो फ्री इंड लीवर की मदद से हम लोग इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। एक लीवर कनेक्टेड होता है, लीवर की मदद से फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी की हेल्प से वो बैंड या फिर जो बेल्ट हम लोग लगाए हुए हैं ड्रम के साथ वो टाइट हो जाता है और उसके मोशन को स्टॉप कर देता है या फिर रिटार्ड करता है, ठीक है। तो हम लोग बैंड ब्रेक के बारे में देखते हैं कि बैंड ब्रेक क्या है। तो इट कंसिस्ट ऑफ रोप, बेल्ट और फ्लेक्सिबल स्टील बैंड which is pressed against the external force of the cylindrical drum. When the brake is applied, the force is applied at the free end of the lever. कि जो फ्री इंड ऑफ द लीवर है, जैसे कि आप फिगर देखेंगे तब पता चलेगा कि जो ये जैसे ये लीवर है, दिस इज़ कॉल्ड लीवर, दिस इज़ ड्रम एंड दिस इज़ योर बेल्ट, ओके। अब हम लोग यहाँ लीवर में जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, लिफ्ट होना चाहेगा और ये जो पोर्शन है ये डाउन होना चाहेगा, क्योंकि ये इधर आप डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो ये डाउन होना चाहेगा, ये लिफ्ट होना चाहेगा। चूँकि लिफ्ट ये दिस पोर्शन इज़ ग्रेटर देन दिस पोर्शन, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, एंड व्हेन दिस इज़ ग्रेटर देन दिस देन ये क्या होगा, बेल्ट मेरा टाइट हो जाएगा और ये इसका जो मोशन है उसको वो कंट्रोल करेगा, उसको रिटार्ड करेगा। तो यही काम है ये बैंड ब्रेक का, ठीक है। और ब्रेकिंग टॉर्क, जो ब्रेक टॉर्क है ड्रम में कितना ब्रेक टॉर्क लगेगा, वो ब्रेक टॉर्क कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ टाइट होने के बाद बेल्ट में या फिर रोप है तो रोप में टेंशन आ जाता है, तो यहाँ T1 है, यहाँ पे T2 है। तो जो टेंशन होगा वो कितना होगा, T1 माइनस T2, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव टेंशन। T1 माइनस T2 इज व्हाट, इफेक्टिव टेंशन, एंड इफेक्टिव टेंशन मल्टीप्लाइड विद द रेडियस ऑफ द ड्रम, ठीक है। इफेक्टिव टेंशन को जब रेडियस ऑफ द ड्रम से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी फाइनली गेट अ ब्रेक टॉर्क ऑन द ड्रम। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ब्रेक टॉर्क ऑन द ड्रम। ड्रम में कितना ब्रेक टॉर्क लग रहा है वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू आर से, ओके। इसके बाद हम लोग का एक टाइट साइड और स्लैक साइड जो होता है, व्हाट इज़ टाइट साइड एंड व्हाट इज़ स्लैक साइड, ये बताने के लिए आपको पहले ये टाइट साइड और स्लैक साइड डिपेंड करेगा मोशन ऑफ ड्रम में, कि ड्रम का मोशन किधर है। जैसे अभी ड्रम जो है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके अगेंस्ट में, मतलब इसके अपोजिट यहाँ पे जो है, इसके अपोजिट यहाँ पे जो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड टाइट साइड। और चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये जो उसके साथ में जो ये पोर्शन है दिस इज कॉल्ड स्लैक साइड, ठीक है ना। ये टाइट साइड कहलाएगा, ये स्लैक साइड कहलाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये मोशन किधर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये बेल्ट को क्या चाहेगा, पकड़ करके आगे की ओर खींचना चाहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइट होगा और यहाँ पे स्लैक पोर्शन होगा, ये वाला, ये क्या होगा, स्लैक पोर्शन होगा, ठीक है ना। ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्लैक पोर्शन। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है द रेशियो ऑफ टाइट साइड एंड स्लैक साइड टेंशन इज गिवन बाय, कि जो टाइट साइड में जो टेंशन होगा दिस इज T1 एंड स्लैक साइड में जो टेंशन होगा दिस इज T2। तो T1 और T2 के बीच में जो रेशियो है उसको हम लोग दे सकते हैं कैसे, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा से हम लोग दे सकते हैं ऑन द एजम्पशन दैट द बैंड इज ऑन द पॉइंट ऑफ द स्लीपिंग ऑन द ड्रम, ठीक है। तो ऑन द एजम्पशन दैट द बैंड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लीपिंग ऑन द ड्रम, कि जो हम लोग मानते हैं कि स्लिप नहीं होना चाहिए, और जो T1 बाई T2 का रेशियो है वो ई टू द पावर म्यू थीटा से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। ई टू द पावर म्यू थीटा, व्हाट इज़ म्यू, म्यू इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटा इज़ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कि बेल्ट के साथ कितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा होगा, एंड म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड T1 एंड T2 इज़ द टेंशन एट द टाइट साइड एंड T2 इज़ द टेंशन इन द स्लैक साइड, ओके। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा, ओके। तो अभी तक हम लोग ये वाला पढ़ चुके हैं बैंड ब्रेक। बैंड ब्रेक में एक चीज़ और आपको जानने लायक चीज़ है
कि कब हम लोग का फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगा, कब अपवर्ड लगेगा, और ये डाउनवर्ड और अपवर्ड जो है ये किस पे डिपेंड करेगा। तो जो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स जो हम लोग अप्लाइड फोर्स है वो कब डाउनवर्ड और कब अपवर्ड होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ये जो लेंथ है ना ए और बी, तो इस लेंथ पे डिपेंड करेगा कि जब ए, ये जो पोर्शन है ए पोर्शन जो है अगर ए बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा बी से, तब क्या होगा, और जब ए छोटा होगा बी से तब क्या होगा, दोनों केस में अलग अलग होगा। तो जैसे द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स एफ, जो इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स एफ कि हम लोग जो अप्लाइड फोर्स है एफ, इसका कितना इफेक्टिव होगा ये एफ, उसके बारे में बोल रहा है। वो डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द ड्रम। किस पे डिपेंड किया कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द ड्रम, ड्रम का रोटेशन किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, पहला। दूसरा, द रेशियो ऑफ द लेंथ ए एंड बी, ए एंड बी का लेंथ का रेशियो पर भी डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एफ, कि अप्लाइड फोर्स एफ का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है ना अपवर्ड है। तो इस पर डिपेंड करेगा क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ द अप्लाइड फोर्स, कि अप्लाइड फोर्स कितना इफेक्टिव होगा, ये डिपेंड करेगा इन तीन चीज़ों पे, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द ड्रम, है ना, सेकेंड रेशियो ऑफ द लेंथ ए एंड बी, एंड डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एफ। ओके, तो इन तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वी हैव बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। अब हम लोग बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक पढ़ते हैं। बैंड ब्रेक भी पढ़ चुके हैं एंड सेपरेट ब्लॉक ब्रेक भी पढ़ चुके हैं। जो स्टार्टिंग में ब्लॉक ब्रेक जो पढ़े थे, ब्लॉक एंड शू ब्रेक, तो ब्लॉक एंड शू ब्रेक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद बैंड ब्रेक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें बैंड भी यूज़ होगा, मतलब बेल्ट, रोप, ये सब का भी इस्तेमाल होगा, और ब्लॉक का भी इस्तेमाल होगा। एक छोटा सा लकड़ी का या रबर का टुकड़ा है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ब्लॉक है ना, ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो मेरा बैंड है वो ख़राब ना हो, है ना, या फिर मेरा जो पूरा ब्रेक है वो ख़राब ना हो, है ना। इसीलिए हम लोग फ्लैक्सिबल स्टील बैंड का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पूरी तरह से, अगर मेरा ख़राब हो जाएगा, वियर टियर होगा मेरा जो ब्लॉक है, तो हम लोग उसको आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि वो चीपेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द बेल्ट। पूरा बेल्ट के कंपेयर में जो ब्लॉक है वो हम लोग का सस्ता होगा और आसानी से हम लोग को मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग वहाँ पे ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहले मैं फिगर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ड्रम आपका ये अंदर वाला इनर रेडियस जो है, दिस इज़ कॉल्ड ड्रम, और जो आउटर रेडियस दिख रहा है वहाँ पे बस इसलिए लगाया हुआ है ताकि यहाँ जो वुडन ब्लॉक है इसको फिट किया जा सके। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक को फिट करने के लिए बाहर में लगाया हुआ है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये जो बेल्ट आपका लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे बेल्ट लगाया हुआ है, ये बेल्ट किसके टच में रहेगा, वुडन ब्लॉक के टच में रहेगा, वुडन ब्लॉक के टच में रहेगा, है ना। और ये आपका बेल्ट जो है वो बेल्ट आइदर आप फ्लैक्सिबल स्टील यूज़ कर सकते हैं, रोप यूज़ कर सकते हैं, रबर यूज़ कर सकते हैं, है ना, वो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। और जितना पावर को आपको मतलब रिड्यूस कराना है, जैसे बहुत ही हाई स्पीड इंजन अगर है जो काफ़ी हाई स्पीड में है, तो उस हिसाब से आपको चेंज करना होगा। नहीं तो अगर आप रोप यूज़ कीजिएगा तो रोप टूट जाएगा। तो आप किसको रोकना चाहते हैं, कितना हैवी व्हीकल्स को रोकना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या लगाएंगे। ठीक है ना, आप क्या लगाएंगे ये उस पर डिपेंड करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, कि अ बैंड एंड ए ब्लॉक ब्रेक कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक सिक्योर्ड इनसाइड ए फ्लैक्सिबल स्टील बैंड, कि फ्लैक्सिबल स्टील बैंड के अंदर उसको सेव करके रखा हुआ है। एंड व्हेन द ब्रेक इज़ अप्लाइड द ब्लॉक आर प्रेस्ड अगेंस्ट द ड्रम, कि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये जो अपना बेल्ट है वो क्या करेगा, ब्लॉक को प्रेस्ड करेगा ड्रम के अगेंस्ट में, दबाएगा ड्रम के अगेंस्ट में, और वो रिटार्ड हो जाएगा। कौन, ड्रम जो है वो रिटार्ड होगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। वुडन ब्लॉक हैव ए हायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दस इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रेक। जो वुडन ब्लॉक है वो क्या करता है, जो वुडन ब्लॉक है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, हायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब हायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन को लगा पाएगा, और इसीलिए उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाता है। वुडन ब्लॉक लगाने से जो उसका इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा ब्रेक लग पाएगा, और हम लोग हैवी व्हीकल्स को भी रोक पाएंगे। जो सिंपल हम लोग बैंड ब्रेक से जो कर पाते थे उससे ज़्यादा अच्छा ब्रेक यहाँ पे हम लोग यूज़ कर पाएंगे। और इसमें ये भी है कि जो हम लोग का ब्लॉक है वो ईज़िली रिप्लेस्ड हो सकता है आफ्टर द वर्न आउट।
कि जब वो वर्न आउट हो जाएगा तो उस टाइम हम लोग उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं बिना कोई ज़्यादा खर्चा किए हुए। तो मतलब जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इसमें कम हो जाता है, हम लोग का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। और इसका जो रेशियो है जैसे टाइट साइड और स्लैक साइड का, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे टी नॉट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे T1 और T2 नहीं दिखेगा, ये टी नॉट और TN दिखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉक है भी नहीं, नंबर्स ऑफ ब्लॉक यूज़ किया हुआ है। तो हर एक ब्लॉक में मान लीजिए T0 है, T1 होगा, फिर T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा, T5 T6 T7 डॉट 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 TN। तो इसीलिए यहाँ पे TN आपको दिख रहा है। ठीक है ना, किस तरह से मैं बताया आपको समझ आया। ये लेंथ जो था A वो A है, ये B है तो B ही रहेगा, ये टोटल लेंथ L होगा। फोर्स अप्लाइड बिल्कुल डाउनवर्ड इस तरह से ही रहेगा। अगर हम लोग एक ब्लॉक को जूम करके देखेंगे कि उसमें कितना टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पहला जो कांटेक्ट फोर्स है वो R0 RN यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फिर T0 जो है वो T0 इस तरह से लगेगा, और T1 जो होगा बिल्कुल मैं इस ब्लॉक का फिगर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे T1 रहेगा। और जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा, ओवरऑल 2 थीटा होगा, हाफ थीटा। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी थीटा एंगल आएगा, थीटा थीटा। ठीक है, इसका बहुत ही लंबा सा एक डेरिवेशन होगा। वो डेरिवेशन करने के बाद हम लोगों को रेशियो ऑफ T0 मतलब रेशियो एट टाइट साइड और स्लैक साइड का रेशियो आसानी से पता कर पाएंगे। और TN बाई T0 जो अपना TN है बाई T0 का रेशियो कितना आता है, 1 प्लस म्यू टेन थीटा बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा का होल पावर n। ओके, वेयर म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखना होगा, इस चीज़ को याद रखना होगा। TN बाई टी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू टेन थीटा बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा का होल पावर n। ओके, होल पावर n होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटरनली एक्सपेंडेड सू ब्रेक जो है, इंटरनल एक्सपेंडेड सू ब्रेक के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो इंटरनल एक्सपेंडेड सू ब्रेक है, इसमें हम लोग को क्या करते हैं कि इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं, बैंड ब्रेक हो, है ना, ब्लॉक ब्रेक हो, या फिर बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक हो, तो ये सारा ब्रेक में हम लोग बाहरी साइड में बेल्ट या ब्लॉक को यूज़ करते हैं। मतलब इसमें क्या है, धूल धुआं वाटर डर्ट इन सब के साथ उसको झेलना पड़ता है, तो उन सब का जो लाइफ है वो कम हो जाता है। जो इससे पहले हम लोग जो बैंड ब्रेक ब्लॉक ब्रेक ये सब पढ़े हुए हैं, तो ये सब चूँकि बाहरी साइड में लगता है बैंड एंड ब्लॉक, तो चूँकि ये सब वाटर के साथ, डर्ट के साथ, कीचड़ के साथ, है ना, हवा के साथ, फिर सनलाइट के साथ, इन सब के साथ रहना पड़ता है उसको, तो इसीलिए उन सब का लाइफ जो है वो कम हो जाता है। तो वर्नआउट वो बहुत जल्दी होगा, और जो ब्रेकिंग इफ़िशियंसी होगा, इफ़ेक्टिवनेस होगा, वो भी कम होगा। ठीक है, वो भी कम होगा। इसीलिए आता है इंटरनल एक्सपेंडेड सू ब्रेक। ये जो है वो ये थोड़ा एडवांस सू ब्रेक है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि क्या हो कि हम लोग इसमें इसका लाइफ को इंक्रीज़ किया जा सके, इसका इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ किया जा सके। इसको हम लोग डर्ट से, वाटर से बचा करके रखते हैं, क्योंकि ये अंदर साइड में ब्रेक लगता है ना, अंदर साइड में ब्रेक लगता है। जैसे पहले मैं इसका फिगर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो बाहर आउटर डायमीटर आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ड्रम, और यहाँ पे जो दिस इज़ कॉल्ड शू, ये आपका शू है। यहाँ पे आपको डबल शू यूज़ होगा, एक प्राइमरी शू एक सेकेंडरी शू। प्राइमरी शू को हम लोग लीडिंग कहेंगे, LEADING लीडिंग, और सेकेंडरी शू को हम लोग ट्रेलिंग कहेंगे, TRAILING ट्रेलिंग कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी शू एंड सेकेंडरी शू। ऐसा इसलिए किया जाता है, दो शू लगाने का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दो शू क्यों लगाते हैं। ऐसा इसलिए लगाते हैं ताकि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क ना लग जाए, है ना। अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा तो हमारा जो व्हील है वो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा, और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, उसका लाइफ कम हो जाएगा, इफ़ेक्टिव ब्रेकिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो डबल साइडेड शू यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ना लगे, फोर्स को बैलेंस करके लगे। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक लगाने का बस एक ही मकसद होता है कि जो इफ़ेक्टिवनेस है ब्रेक का वो ज़्यादा रहे, लंबे समय तक चले, है ना, वो डर्ट से वाटर से बच करके रहे, है ना। इसीलिए हम लोग अंदर साइड में ब्रेक लगाते हैं, और इसमें वाइलिंग भी हम लोग आसानी से कर पाएंगे।
ऑयलिंग भी आसानी से हो पाएगा। अगर बाहर साइड में होगा तो ऑयलिंग करना थोड़ा दिक्कत होता है, बार बार साफ़ करना होगा, उसमें डर्ट आ जाएगा, ठीक है, वियर टियर ज़्यादा होने लगेगा। तो जो जितना भी अर्लियर ऑटोमोबाइल था वो सब बैंड ब्रेक का ही इस्तेमाल करता था, अर्लियर ऑटोमोबाइल। बट अभी जितना भी ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं वो सब इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिस्क ब्रेक, ठीक है। तो इस तरह का और भी एडवांस होते जा रहा है सारा ब्रेक। अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब कन्वेंशनल मेथड था, ठीक है। और इसमें जो हीट डेसिपेशन कैपेसिटी भी था, जो पहले हम लोग एंशिएंट में जो पढ़े हैं, पुराने में जो है ना, अर्लियर ऑटोमोबाइल में जितना भी ब्रेक इस्तेमाल होता था उसमें हीट डेसिपेशन, क्योंकि दो सरफेस जब रब होगा तो हीट जनरेट होगा, तो हीट को डिसिपेट भी करना होगा ना, उसको ठंडा भी होना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नली शू था, जैसे शू ब्रेक था या फिर बैंड ब्रेक था, तो उसमें हीट डेसिपेशन कैपेसिटी जो है वो बहुत ख़राब होता था, ठीक है। हीट डेसिपेशन कैपेसिटी बहुत ख़राब होता था। बट यहाँ पे हीट डेसिपेशन कैपेसिटी इंटरनल एक्सपेंडेड शू ब्रेक में आसानी है, हीट को आसानी से डिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। सेल्फ एनर्जाइज शू, तो सेल्फ एनर्जाइज जो हम लोग शू ब्रेक पढ़े हुए हैं, सेल्फ एनर्जाइज शू ब्रेक, वो भी आपको इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक हैविंग एटलीस्ट वन सेल्फ एनर्जाइजिंग शू पर व्हील, कि हर एक व्हील में एक सेल्फ एनर्जाइजिंग शू होगा ही होगा, है ना, सेल्फ एनर्जाइजिंग शू होगा। व्हाट इज़ सेल्फ एनर्जाइजिंग, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेल्फ एनर्जाइजिंग क्या होता है, सेल्फ एनर्जाइजिंग शू ब्रेक क्या होता है कि एक ऐसा शू ब्रेक जहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड है और जो फ्रिक्शन है ना, जो फ्रिक्शन लगेगा और जो फोर्स अप्लाइड होगा, दोनों जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक बोलेंगे। और दोनों जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक कहेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक में है, इसमें आपको एफर्ट भी कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेल्फ एनर्जाइजिंग शू ब्रेक इस्तेमाल होता है। द रिजल्ट इन द ट्रेमेंडस फ्रिक्शन गिवन ग्रेट ब्रेकिंग पावर विथआउट एक्सेसिव यूज़ ऑफ पैडल प्रेशर, कि हम लोग को ज़्यादा प्रेशर बिना दिए हुए भी हाई फ्रिक्शन या फिर अचानक से जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज़ किया जा सकता है और ब्रेकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर शू, इसमें दो गो सेमी सर्कुलर शू मतलब अर्धाकार मतलब शू का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें लाइन बनाया हुआ रहता है, मतलब एक लाइनिंग किया हुआ रहता है। देखिए लाइन किया हुआ रहता है, आप फिगर में भी यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, ये आपको लाइंड किया हुआ है। ऐसा इसलिए किया हुआ है, लाइंड किया हुआ है, ताकि वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर पाए, है ना। ड्रम के साथ जब वो टच में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर पाए, इसीलिए इस तरह से लाइंड किया हुआ रहता है, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फिरोडो कहते हैं, फिरोडो, FERODO, फिरोडो। द शूज प्रेस्ड अगेंस्ट द इनर फ्लैंज ऑफ द ड्रम व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, कि जब ब्रेक्स हम अप्लाई करेंगे तो ये जो शू होगा वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, और वो किसके साथ टच में आएगा, ड्रम के साथ टच में आएगा, और उसको रिटार्ड करेगा, उसको रोकेगा, है ना, या तो उसको स्टॉप करेगा। अगर हम लोग इसमें फोर्स किस तरह से अप्लाई हो रहा है वो अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग एंगल भी देख सकते हैं, दिस इज़ θ1, दिस इज़ θ2, और फोर्स अप्लाई FF, यहाँ भी F फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ भी F फोर्स अप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक देखेंगे तो विदाउट ड्रम ब्रेक, बिना ड्रम ब्रेक का, है ना, बिना ड्रम ब्रेक का है ये इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक। इसी तरह से आपको दिखाई देगा इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। हाइड्रोलिक ब्रेक भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, कि उसमें भी बिल्कुल इंटरनली एक्सपेंडेड शू ब्रेक के ही तरह एक पासेज बनाया हुआ रहेगा, एक पाथ बनाया हुआ रहेगा। उसकी मदद से हम लोग या तो वॉइल को, है ना, वॉइल को भेजेंगे, कि जब हम लोग जैसे ही हम लोग पैडल को मारेंगे, पैडल को प्रेस्ड करेंगे, तो वो जो हाइड्रोलिक है, जो भी हम लोग फ्लूइड यूज़ किए हुए हैं, या इधर वो वॉइल हो, क्रूड वॉइल हो या फिर ब्रेकिंग वॉइल हो, तो वो वॉइल क्या करेगा कि वो ड्रम के साथ जाके टच में आएगा और वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, और ड्रम को रिटार्ड करेगा, उसके मोशन को कंट्रोल करेगा। सडन ब्रेक यूज़ करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अच्छा हाई स्पीड इंजन को अगर हम लोग को रोकना है तो उसमें क्या होगा कि हम लोग अगर हाइड्रोलिक यूज़ करेंगे तो हम लोग को वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए भी हाइड्रोलिक
बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगा है, ठीक है ना। ये हाई स्पीड इंजन में भी, हैवी व्हीकल्स में भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए हाइड्रोलिक ब्रेक सबसे ज़्यादा यूज़ में आने लगा है अभी। इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।